मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। कल हमने 5 भावों की चर्चा पूरी की थी और 5 भावों की चर्चा के बाद में एक नई चर्चा शुरू की थी जिसमें जीव के लक्षण की विशेषता के साथ में बात की गई, बराबर। और जीव का लक्षण जो यहाँ पर बताया गया है उसमें कुछ खास बातें आई थी कि लक्षण की जरूरत क्यों होती है। कोई बताएगा लक्षण की जरूरत क्यों होती है? उसका सीधा सीधा उत्तर एक ये था, कोई बताए अपने आप कि लक्षण की जरूरत क्यों है। बिना लक्ष्य अगर वस्तु के लक्षण नहीं बनाएंगे तो क्या तकलीफ होगी? चीजें पहचान में नहीं आ पाएंगी। वस्तु पहचानने का साधन लक्षण है। तो दुनिया में भी वस्तु को जानने के लिए वस्तु के कुछ लक्षण को समझना पड़ता है, बराबर ना। तो आत्मा अगर हमें जानना है या उद्गल जानना है या व्हाटएवर जो कुछ भी जानना है, तो जानने के लिए सबसे पहले हमें उसके कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ लक्षण को समझना पड़ेगा। कारण लक्षण को समझे बिना कोई भी वस्तु समझ में नहीं आ सकती। इसीलिए यहाँ पर सूत्रकार दूसरे अध्याय में जीव को जानने के लिए जीव का लक्षण बताते हैं और उसका उन्होंने नाम दिया उपयोगो लक्षणम। क्या बोला? उपयोग है सो जीव का लक्षण है। हमने यहाँ पर समझा था कि उपयोग का मतलब यूज वाला उपयोग नहीं है। यहाँ उपयोग का मतलब जो ज्ञान हो रहा है, जो ज्ञान दर्शन हमें हो रहा है, उस ज्ञान दर्शन को ही उपयोग कहते हैं। इसीलिए सब जो ज्ञान दर्शन से सहित हैं वो सब उपयोगी हैं। इससे सिद्धि ये होती है कि मैं भी उपयोगी हूं, तो दीनता का भाव निकल जाता है और जगत का प्रत्येक पदार्थ उपयोगी है ये जानते ही उसके प्रति लघुता का भाव, हीनता का भाव, तुच्छता का भाव निकल जाता है। ये कुछ बातें एथिकली इस सिद्धांत से सिद्ध होती है। दूसरे नंबर की बात फिर थोड़ी ये समझने में किए थे कि लक्षण जो बताया जा रहा है वो लक्षण क्या है, फिर उसका लक्ष्य क्या होता है। ये कुछ प्रसिद्ध शब्द हैं न्याय के कि लक्षण क्या कहलाता है, लक्ष्य क्या कहलाता है। तो बहुत सरल से अर्थ हैं कि लक्षण जिसको बताता है वो लक्ष्य कहलाता है। देख एग्जाम्पल के तौर पर कल अपन ने यहाँ तक चर्चा में लिए थे ना कि चावल को एक लक्षण होता है। अब इन बहुत सारी चीजें बताई गई, मिठास रूपी लक्षण है और शक्कर लक्ष्य है। और शक्कर के अलावा मिर्ची, नींबू, धना, मिर्ची, अदरक ये जो भी है ना वो सब क्या है? वो अलक्ष्य है, बराबर। लक्ष्य जीव है, अलक्ष्य चेतन लक्षण वाला है तो जीव लक्ष्य है और उसके अलावा बाकी सब चीजें अलक्ष्य हैं। ऐसे करके हमने कल काफी सारे विषयों पर चर्चा की थी। आज सब अपन को उनसे थोड़ी आगे बात करनी है ना। देखो ये हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जिसे हमने समझा था कि आत्मभूत लक्षण और अनात्मभूत लक्षण कौन कौन सी दो चीजें? आत्मभूत और अनात्मभूत, ये समझना जरूरी है। कोई बड़ा सरल सा था। आत्मभूत मतलब जो वस्तु में समाहित है और अनात्मभूत मतलब वस्तु में समाहित नहीं है। दोनों में से पक्का लक्षण कौन सा होता है? बोले दोनों में पक्का लक्षण आत्मभूत है। इससे एथिकली बात कौन सी निकली थी? नैतिक बात कि दुनिया में भी दो बातें ध्यान में रखना। एक तो पहले नंबर कोई अच्छा नहीं है और कोई बुरा नहीं, बराबर। ये पहले नंबर की बात। हम जो किसी पे अच्छे या बुरे का बहुत जल्दी व्यवहार कर देते हैं ये हमारा अन्याय है, न्याय नहीं। इसीलिए जगत में परमार्थया देखा जाए तो कोई अच्छा नहीं और कोई बुरा नहीं।
लेकिन फिर भी अगर कभी कुछ ऐसे समय आए जहां आपको परीक्षा करने की जरूरत लगे, अगर परीक्षा करने की जरूरत लगे तो कौन सा लक्षण आप यूज करना? आत्मभूत लक्षण। कौन सा लक्षण? आत्मभूत लक्षण। कोई व्यक्ति अच्छा है कि बुरा, तो दो उत्तर है। पहले नंबर, कोई व्यक्ति अच्छा नहीं है, कोई व्यक्ति बुरा नहीं है। लेकिन फिर भी जब आपको ऐसा निर्णय करना हो कि बेटी के लिए लड़का खोजना हो या बेटे के लिए लड़की खोजनी हो, बराबर, और आपको कोई चॉइस मिल रही हो, तो ऐसे समय में आप उसके अनात्मभूत लक्षणों को मत देखना। अनात्मभूत लक्षण मतलब जो सरल भाषा में कहें ना, पर्सनालिटी रिलेटेड लक्षण होते हैं वो कहलाते हैं अनात्मभूत, और जो कैरेक्टर रिलेटेड लक्षण होते हैं वो कहलाते हैं आत्मभूत। फिर से ये खासकर अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को समझाएं कि भाई तुम अगर कभी किसी व्यक्ति को पसंद करो या हम भी किसी के बारे में कोई धारणा विचार बनाए, तो जितना फोकस हम पर्सनालिटी रिलेटेड साइंस के ऊपर जाते हैं उससे ज्यादा फोकस हमें कैरेक्टर रिलेटेड साइंस के ऊपर जाना चाहिए। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्योंकि कैरेक्टर है आत्मभूत और पर्सनालिटी है अनात्मभूत। पर्सनालिटी एक दिखावा है। पर्सनालिटी क्या है? एक दिखावा है। व्यक्ति जगत में जैसा अपने आप को बताना चाहता है वो कहलाती है पर्सनालिटी, और व्यक्ति वास्तव में जैसा है वो कहलाता है कैरेक्टर। तो कैरेक्टर है वो आत्मभूत लक्षण है और पर्सनालिटी वो अनात्मभूत लक्षण है। इसीलिए कभी आपको कोई सिलेक्शन मिले, ऐसे तो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब सिलेक्शन ही कंपलसरी हो तब आपको अपने सिलेक्शन का आधार आत्मभूत पना सिलेक्ट करना चाहिए, ना कि अनात्मभूत पना। पॉइंट समझ में आया? आज यही हो रहा है। हम सब लोग आत्मभूत को छोड़कर अनात्मभूत के पीछे गए। कहीं पे भी जाते हैं, रिसेप्शन पे जाके मिलते हैं, मैं तो घर पे साक्षी को, वैदेही को, सबको समझाता हूँ। कोई ऐसा बोले अरे देखो वो तो कितने अच्छे से बातें कर रहा था, मैंने भैया जिसको अपना प्रॉफिट करना है सब अच्छे से ही बातें करेंगे। खराब बातें करके कोई अपना लाभ ले पाएगा क्या? इसलिए बातों के चक्कर मत आना, क्योंकि बातें अनात्मभूत लक्षण है। बोलो विचार करके देखो। डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि डॉक्टर ने अच्छे से बात कर ली, हाँ 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 कितना अच्छा डॉक्टर था, कितने अच्छे से बात कर रहा था। अरे भैया अच्छे से बात करने वाला डॉक्टर होता है कि अच्छे से इलाज करने वाला डॉक्टर होता है? तो अच्छे से इलाज करना वो उसका आत्मभूत लक्षण है। तो कोई डॉक्टर अच्छा है कि नहीं है इसका पैरामीटर ये नहीं है कि वो व्हाइट कलर का है कि ब्लैक कलर का है, कि वो अच्छी बातें करता है कि नहीं करता है, कि कैसा है कि कैसा है। उसका एक ही पैरामीटर है कि वो इलाज कितने अच्छे से करता है। पॉइंट समझ में आया? ऐसे ही आप लोगों को भी हमेशा आत्मभूत पर जोर देना चाहिए। जिनवाणी अच्छी है, जिनवाणी अच्छी है, क्यों अच्छी? अरे साहब इतनी अच्छी पुस्तक है, उसकी बाइंडिंग आप देखो, उसके कलर देखो, 4 कलर में थी, उसके चित्र देखो, उसकी ये है, उसकी वो है। मैंने कहा भाई पढ़ के देखी कि नहीं देखी? बोलो विचार करके देखो। केवल दिखने से अच्छी हो जाती है क्या कि पढ़ने से अच्छी होती है? अरे समय सार फटे पन्नों के बीच में मिले तो भी समय सार है। समझ में आया? और कोई गंदी कहानी है, 3rd क्लास उपन्यास है, उसे सोने के पत्रों में भी लगवा दो तो भी वो 3rd क्लास ही है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, अपने जीवन में जब भी कोई ठोस निर्णय लेना हो तो किसको देखकर लेना? आत्मभूत पने को देखकर लेना। बहुत छोटी छोटी चीजें। कपड़ा आपने ब्रांड देख लिया, फलानी कंपनी का ब्रांड है, ले लो। अरे कपड़ा भी तो देखो, ब्रांड है अनात्मभूत, बराबर, और उसके गुणधर्म है आत्मभूत। कितना अच्छा रहेगा अगर ये बड़ी साइंटिफिक अप्रोच है। ये कौन सी अप्रोच है? साइंटिफिक अप्रोच। बड़ी होटल है तो अच्छा भोजन मिलेगा, बड़ा रेस्टोरेंट है तो ये अनसाइंटिफिक है, ऐसा नहीं है।
कोई सामान्य जगह में भी अगर साफ स्वच्छता का ध्यान करके बना रहा है तो अच्छा भोजन बना सकता है। बराबर ख्याल में है कि नहीं है? ये तमाम बातों पर आप लगाना, मतलब अंधे मत बनो। कहने का तात्पर्य ये है कि बाहर की चकाचौंध में कभी मत आओ। जो भी व्यक्ति न्याय वाला होता है, जो आत्मा को अच्छे से पकड़ता है, वो आत्मा को पकड़ने वाला ज्ञान जगत में भी कल्याणकारी होता है। समझ में आया? क्या बोला? कि आत्मा को पकड़ने वाला ज्ञान जगत में भी कल्याणकारी होता है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप आत्मा को सही तरीके से पकड़ने की अप्रोच रखोगे तो जगत में भी कोई आपको ठग नहीं पाएगा, क्योंकि आप वस्तु के गुणधर्म को देखेंगे। लेकिन अगर आपको गुणधर्म से देखने की आदत नहीं रही तो आत्मा के क्षेत्र में तो आप ठगे ही जाओगे, जगत में भी ठगे से महसूस करोगे। इसीलिए ये आत्मभूत और अनात्मभूत को जानकर जगत में भी इसका प्रयोग करना और वस्तु के मूल गुण धर्मों से उसका निर्णय करना, वनस्पत, उसकी कीमत, उसका बाहरी आकर्षण, उसके बाहरी संयोग, कौन कह रहा है कौन नहीं कह रहा है, बताओ। ये एडवर्टाइज, ये सबसे बड़े बेवकूफी वाले लक्षण है। एडवर्टाइज बना बनाकर हमारा दिमाग ब्रेन वॉश कर दिया हम क्यों, और हम उसे ले रहे हैं। अनात्मभूत वस्तु को पकड़ रहे, गुण धर्म को तो कोई देखने नहीं जाता कि भाई ये वस्तु बनी है, ये साबुन बनी है, कौन से उसमें इंग्रेडिएंट बने हुए हैं, कितने इंग्रेडिएंट। 99% शैम्पू का मटेरियल सेम होता है, तो भी एक 50 पैसे का आ रहा है ना, एक 5 रुपए का पाउच आ रहा है। आप बुद्धिमान हो तो अंतर करो कि इसका आत्मभूत बने के कारण कौन सा अंतर आया। मागी ब्रांड के कारण है, ये अच्छे अच्छे एक्टर एक्ट्रेस कर रहे हैं। आज मेरे पास एक बहुत बढ़िया वो जोक आया, व्यंग आया कि अब पता चला कि अभिनेत्रियां लक्ष्य लगाने के कारण सुंदर नहीं होती, ड्रग्स लेने के कारण सुंदर होती हैं। आप आत्मूतपना देखो। मुझे तो तभी याद आया और मैंने एक निर्णय किया कि आज से, वैसे तो बहुत पहले से था लेकिन आज बहुत पक्का हुआ कि इन कभी एक्टर एक्ट्रेस को मैं कभी भी हीरो हीरोइन नहीं कहूंगा। वो एक्टर हैं, हीरो नहीं है, नायक नहीं है। नायक तो जिनेंद्र भगवान है, नायक तो मुनि भगवान है। इन एक्टर एक्ट्रेस को, इन भांडों को हीरो कहना ये धर्म तीर्थ के नायक का अपमान है। नायक मतलब क्या होता है? जो सही रास्ते पर लेके जाए। यहाँ तो सब लोग व्यसनी, सप्त व्यसन में पारंगत, चरित्रहीन व्यक्ति हैं। उन लोगों को हम हीरो बना देंगे तो विलन कौन रहेगा? इसलिए मैं आप लोगों से भी आज ये मैंने निर्णय किया और आप लोगों से भी उसी बात को शेयर कर रहा हूं। हीरो मतलब होता है नायक, जो आपको मार्गदर्शन करे। इन लोगों के अंदर में ऐसा कोई भी गुणधर्म हमें नहीं दिखाई देता कि जिससे हम उन्हें हीरो कह सकें, नायक कह सकें, नायिका कह सकें। ये अभिनेता हैं, भांड हैं। समझ में आया कि नहीं आया? विचार करके देखो। इसलिए इनको कभी नहीं कहना, ये बस इनको जो है, अगर असभ्य शब्दों में अगर नहीं कहना हो तो भी सभ्य शब्दों में अभिनेता कह दो, एक्टर कह दो। वो एक्ट करने वाले हैं, नायक नहीं है। नायक तो कौन है? अपने तीर्थंकर भगवान नायक हैं, मुनि भगवान नायक हैं, ज्ञानी धर्मात्मा नायक हैं। और हमें उनकी उंगली पकड़ पकड़ कर चलना है, इन लोगों की उंगली पकड़ कर नहीं चलना कि जो बाहर में क्या कहते हैं दुनिया भर का ज्ञान दे और अंदर में ड्रग्स पिए ना, दारू पिए ना, जो कुछ करना है वो करें। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? विचार रहे हो कि नहीं विचार रहे? तो ये बातें आपको समझना चाहिए। जगत में आप कभी ठगे नहीं जाओगे इस चीज के आधार पर। चलिए थोड़ा आगे और बढ़ते हैं और चर्चा को एक नए उसमें आयाम पर लेके जाते हैं, जहां लक्षण और लक्षणाभास की चर्चा है। किसकी चर्चा है? लक्षणाभास की। ये कौन सा भास है साहब? अभी तक निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास पढ़े थे। ये लक्षणाभास क्या बोला है? देखो उसी संबंधी है। आभास है ना, धर्म में, दर्शन में, जैन दर्शन में जब भी कभी आभास समझाना होता है तो उसकी एक फिक्स परिभाषा होती है कि जो जो अपन, आपको पता है ना, अपन इस चीज की क्या कहते हैं, वर्चुअल बोलते हैं। आभास मतलब वर्चुअल। ये जूम क्लास कैसी है? वर्चुअल क्लास है। कैसी क्लास है? आभासी कक्षा है। मतलब क्या हुआ साहब?
मतलब बड़ा सिंपल है कि एक तरीके से आपको ऐसा लगेगा कि आप और मैं सामने बैठे हैं एक एंगल से, लेकिन दूसरे ही एंगल से आप देखने जाओगे तो आप तो आपकी जगह बैठे हो और मैं मेरी जगह बैठा हूं। तो ऐसा फील होने पर भी कैसा कि दोनों आमने सामने हैं, बट दोनों सामने नहीं है, इसीलिए ये जो चीज है इसे क्या बोलते हैं, आभास, वर्चुअल। ऐसे ही लक्षण भी आभास रूप होता है, मतलब ऊपर ऊपर से आपको लक्षण जैसा दिखेगा लेकिन एक्चुअल में लक्षण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ दोष होंगे, और दोष होंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे बाल विकास बैंक का नोट। आप समझ में आ गए ना, नोटाभास क्या होता है। नोटाभास बचपन में होंगे ना जो आपने देखे होंगे, बाल विकास लगेगा कैसा 100 रुपए का नोट है, लगेगा ऐसा कि 2000 रुपए का नोट है, सेम टू सेम, लेकिन होगा क्या, उसमें लिखा होगा चिल्ड्रन, वो चूरन की पुड़ियों के साथ आते थे। अब तो सब बच्चे ना चूरन खाते हैं ना चूरन के वाले नोट खाते हैं, लेकिन हमने तो बहुत खाए छोटे में। हमारी कैडबरी वही थी, सस्तों की, गरीबों की कैडबरी, सस्ती कैडबरी है। वो चूरन की पुड़िया होती, उसमें नोट निकलता था, दिखने में लगता था 5 रुपए का, 10 रुपए का, 100 रुपए का, लेकिन लिखा क्या रहता था, बाल विकास बैंक। तो नोट के जैसा प्रतीत होने पर भी जो नोट के गुणधर्मों से रहित हो वो नोटाभास। सेम, जो यथार्थ लक्षण नहीं होने पर भी लक्षण के समान प्रतिभाषित होता है उसे हम क्या कहते हैं, लक्षणाभास। नयाभास, नयों के लक्षण से रहित होने पर भी जो नयों की भांति प्रतीत होता है वो नयाभास। ऐसे सारे आभासों की एक ही परिभाषा होती है, उसके जैसा लग रहा है मगर वैसा नहीं है, वो आभास है। बराबर। फिर क्या बोला, सदोष लक्षण को लक्षण, अब वो लक्षण लक्षणाभास कैसे बन जाता है उसे अपन समझते हैं। कई लोगों को पता होगा, उनका रिवाइज हो जाएगा, बहुत सारे लोगों को नया पता चलेगा, तो सब ध्यान से समझिएगा कि लक्षणाभास 3 प्रकार के अगर दोष लक्षण में आ जाते हैं तो वो लक्षणाभास कहलाता है। कौन कौन से दोष हैं, अव्याप्ति दोष, अतिव्याप्ति दोष, असंभव दोष। चलिए थोड़ा सा अपन पूछ लेते हैं, कौन उत्तर देगा अव्याप्ति अतिव्याप्ति के बारे में। वैसे कई लोगों ने पढ़ा है, कोई उत्तर देगा क्या, अव्याप्ति किसे कहते हैं, अतिव्याप्ति किसे कहते हैं, असंभव किसे कहते हैं, हैं? और मुझे पता है जैसे ही मैं पढ़ाऊंगा तो सब लोग बोलेंगे कि मुझे आता था। अव्याप्ति बोलो प्रज्ञामन, किसे कहते हैं, एक देश, लक्षण में एक देश, बहुत बढ़िया, एक देश बहुत अच्छा। लक्षण एक देश नहीं, जो लक्षण लक्ष्य के एक देश में रहे वो अव्याप्ति। बराबर, हाँ बहुत सरस। चलो अतिव्याप्ति, લક્ષ્યને છોડીને અલક્ષમાં પણ રહે છે ને। बहुत सरस। जो पहली बार सुन रहे हैं वो थोड़ा सब्र रखें, उन तक आएंगे हम अभी। अभी तो जिनको सुना दिया उनकी खबर ले लेते हैं, है ना। बहुत अच्छे लीना भाभी। अतिव्याप्ति किसे बोला, लक्ष्य को छोड़कर अलक्ष्य में भी जाए, बहुत बढ़िया। असंभव किसे कहते हैं, असंभव, संभव, हाँ बोलो दीपिका बेन। અમારા નિયમિત શ્રોતાઓને પૂછી લો પછી બધાને પૂછું। બોલો દીપિકા બેન, અસંભવ કોને કહેવાય છે, સંધ્યા ભાભી, અંકલ, દર્શના બેન, એ બધા સાંભળી ચૂક્યા છે ઘણી વખત। કીર્તિ ભાભી, સિંગડા, હે ગધેડા ને સિંગડા ન હોય, ગધેડા ને સિંગડા હોય એમ કે એટલે અસંભવ। બહુ સરસ, વિધવા ને પુત્ર, હા હા બહુ સરસ। એટલે એને આપણે ભાષામાં કહીએ તો શું કહીશું કે જે લક્ષણ લક્ષ્યમાં ના હોય, પૂરા ભાગમાં ન હોય, પૂરા ભાગમાં ન હોય, પૂરા નહીં ક્યાંય ના હોય તો એ શું કહેવાય, અસંભવ। ફરી સાંભળો, એક દેશ હોય તો કહેવાય અવ્યાપ્તિ, વધારે હોય તો અતિવ્યાપ્તિ, અને ના જ હોય તો અસંભવ। ક્લિયર। હવે જે લોકોને નથી પહેલી વાર સાંભળી રહ્યા છે એ લોકો થોડા
હવે ખબર પડી જશે એને. મને સંતોષ થયો, ઘણા લોકોને ગાવડે છે, એટલે એ વસ્તુનો આનંદ છે. बराबर. देखो अब ये जो अपन बोल रहे थे ना, खुशी बहन, जल्पा बहन, ये सब जिन पहली बार सुन रहे हैं उन सब लोग ध्यान से देखना. अव्याप्ति लक्षणावाद, जो लक्षण लक्ष्य के एक देश में रहता है उसे संपूर्ण लक्ष्यभूत पदार्थ में नहीं रहता, उसे अव्याप्ति लक्षणाभास कहते हैं. क्या बोला? जो लक्षण लक्ष्य के एक देश में रहे. बराबर. देखो फॉर एग्जाम्पल, अभी आप लोगों के मोबाइल पर या लैपटॉप पर मेरी फोटो दिख रही है, बराबर, और आपने ऐसा कह दिया कि ये पूरे स्क्रीन को कौन दिख रहा है? पूरे स्क्रीन पर पंडित जी दिख रहे हैं. अथवा मैं कहूं कि मेरे पूरे स्क्रीन पर आप लोग दिख रहे हैं या ये स्लाइड दिख रही है, तो ये कथन सही है कि गलत है? बोले गलत है, क्योंकि मैं साइड माइक्रो स्क्रीन पर हूं, मेन स्क्रीन पर नहीं हूं. और साइड में जो चीज है उसको पूरा कह देना वो अव्याप्ति दोष वाला है. बराबर ख्याल में आया? और देखो समझो इसको, कि जैसे हमने एग्जाम्पल दिया कि गाय का लक्षण सफेद है, कि जो सफेद गाय होती कि नहीं होती? बोले होती है. तो हम एक काम करें, ऐसा लक्षण बना दें कि जो जो सफेद है वो गाय है. बोलो क्या बोला? क्या लक्षण बना दिया अगर हमने? जो जो सफेद है वो गाय है. ऐसा कहने पर क्या दिक्कत आई? बोले बहुत बड़ी दिक्कत आ गई. क्या दिक्कत आई? कि सारी गायें सफेद नहीं होती, लाल भी होती हैं, काली भी होती हैं, काबर चितरी भी होती हैं. तो अगर सफेद ही गाय अपन ये लक्षण मानेंगे तो जो सफेद नहीं है, लाल है, काली है, काबर चितरी है, उसको क्या बोलोगे? यानी हम कह सकते हैं ना कि सफेद रूप लक्षण गाय के एक देश में तो होता है लेकिन सब जगह नहीं होता. और सब जगह नहीं होता तो भी उसे लक्षण बनाने जाएंगे तो कौन सा दोष कहलाएगा? अव्याप्ति दोष कहलाएगा. कौन सा दोष कहलाएगा? अव्याप्ति दोष कहलाएगा. बराबर. अब देखो एक और इस चीज को अपन एग्जांपल दूं. ये तो थोड़ा गाय का हुआ, गाय से अपने क्या लेना देना, अपन समझते हैं. जो जो मति शुद्ध ज्ञान से सहित है वो जीव है. ये लक्षण बनाया तो क्या दिक्कत है? बोलो. अव्याप्ति दोष. क्यों अव्याप्ति है? अव्याप्ति शांति सामने ना बहुत सरस, कि जो जो मति ज्ञान से सहित है वो जीव है. अगर हमने ऐसा लक्षण बनाया तो अनंत और सिद्ध को मति ज्ञान नहीं है, तो ये लक्षण छदमस्त हमारे जैसे जीवों में तो घटित हो रहा है लेकिन अनंत सिद्ध में घटित नहीं हो रहा. इसीलिए जीव रूपी लक्ष्य के अनंत सिद्ध में घटित नहीं होने के कारण ये अव्याप्ति से सहित कहलाए. क्लियर हुआ? समझे कि नहीं समझे? जिसके सींग है वो पशु है? बोलो. जो जो हरा है वो सब्जी है? बोलो. आज जो भी अष्टमी चौदस के दिन केले खाते हैं, टमाटर खाते हैं, नींबू खाते हैं, वो अव्याप्ति दोष वाला लक्षण बनाते हैं. समझ में आया? क्योंकि हमने क्या मान लिया कि जो हरी होती है सो सब्जी है, और जो हरी नहीं है, लाल है, पीली है, और दूसरे कलर की है, वो सब्जी नहीं है. तो ये लक्षण गलत है ना, अव्याप्ति. मैं ये नहीं कहता कि सारी सब्जी हरी हो, सब्जियां हरी, हरेपना सब्जियों में नहीं होता, कि अधिकतर सब्जियां हरी होती हैं लेकिन हरी के अलावा भी सब्जियां होती हैं. इसीलिए जो जो हरा है वो सब्जी, ये लक्षण बराबर है क्या? बोले नहीं है. तो लक्षणाभास है. तो ऐसा लक्षणाभास हमारे जीवन में आए तो सही चलेगा क्या? कैसे लक्षणाभास से हम निर्णय करें, संयम करें तो चलेगा क्या? अच्छा, मैं जब ये कहूंगा ना तब ये कहेंगे पंडित जी भले તમે કહો, અમને ખબર છે પણ સાચું કહું ના એના વગર ચાલતો નથી.
तो भाई मैं ये नहीं कह रहा, आपको नहीं चल रहा तो आप ऐसा मत कहो कि भाई मेरी मेरी वनस्पति का त्याग है, मैं इस वनस्पति को लेता, आप उसे उससे बाहर मत रखो। नहीं हो पा रही कोई बात नहीं, फल लेता हूं मैं, आपकी जो मर्यादा है उसके हिसाब से आप लिमिटेशन मान दो, लेकिन छल मत करो। कौन सा छल? कि भाई मैं हरी नहीं सब्जी नहीं खाता और टमाटर खा लेता हूं, मैं सब्जी नहीं खाता लेकिन नींबू खा लेता हूं, मिर्ची खा लेता हूं, जामफल खा लेता हूं, केला खा लेता हूं, वगैरह 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 वगैरह। समर्थ नहीं है तो कह दो भाई एक वनस्पति लूंगा, पॉइंट समझ है। लेकिन इस तरीके से छल वाले नियम नहीं लेना चाहिए। बोले हमारे ત્યાં तो બધા ખાય, अब બધા શાસ્ત્ર નથી ભણતા, બધા લક્ષણાભાસ નથી સમજતા, બધા વ્રત નિયમ ને નથી સમજતા, તો અમે શું કરીએ? વસ્તુનો સ્વરૂપ તો જેવો છે એવો છે। ક્લિયર? बराबर ख्याल में आवे છે कि नहीं? इसीलिए यहाँ पर ये बात कही। अव्याप्ति दोष समझ में आया? अब देखो अति व्याप्ति कहते हैं। क्लियर? कोई कोई नए लोगों में से किसी को तकलीफ हो तो पूछ लेना, है ना? दूसरे नंबर अति व्याप्ति लक्षणाभास, जो लक्षण लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों में पाया जाए। बराबर? कौन सा लक्षण? ऐसा लक्षण जो कि लक्ष्य में तो पाया जाए साथ ही साथ अलक्ष्य में भी पाया जाए, उसे हम अति व्याप्ति लक्षणाभास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो सींग वाली है वो गाय है। बराबर? जो सींग वाली है वो गाय है। ऐसा लक्षण बनाएंगे तो क्या दिक्कत आएगी? बोलो। ऐसा लक्षण बनाएंगे दिक्कत आएगी अति व्याप्ति। क्यों आएगी? व्याप्ति दोष। क्यों आएगी अति व्याप्ति? बोलो। दूसरे पशुओं में भी है, दूसरे पशुओं को भी सींग तो होती है। बहुत बढ़िया कि भाई अकेली गाय के ही थोड़ी पेटेंट है, गधे के भी, सॉरी बकरी के भी सींग होते हैं, 12 सिंगे के भी सींग होते हैं, ना जाने कितने जीव हैं जिनके सींग होते हैं। तो जो अगर सींग मात्र से गाय होवे तो 12 सिंगा भी गाय बन जाए, यहाँ पे बकरियां भी गाय बन जाएं, और भी बहुत सारे हैं, वो सब क्या बन जाएं? गाय बन जाए। इसलिए सींग होना ये गाय का सब गायों में होता है मोस्टली। बराबर? लेकिन गायों के अलावा भी अन्यत्र होता है। हरा रंग सब्जियों में भी नहीं होता, लेकिन हरे के अलावा बहुत सारी चीजें हैं, सब्जियों के अलावा भी बहुत सारी चीजें, पेड़ पौधे वनस्पति वो सब हरे हैं। हमारे घर के रंग हरे हो सकते हैं, पाकिस्तान का झंडा हरा है? बराबर? मस्जिदों का कलर हरा है, तो क्या सब सब्जियां बन जाएंगी? तो हरे रंग को सब्जी का लक्षण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हरे रंग को सब्जी का लक्षण कहने जाएंगे तो अति व्याप्ति भी आता है। कौन सा दोष आएगा? अव्याप्ति तो आता ही आता है, अति व्याप्ति दोष भी आता है। चलो थोड़ा अपन जीव का लक्षण ले लें। जो है वो जीव है, जो है या जिसमें सतपना है वो जीव है, ऐसा कहने में कौन सा दोष आ रहा है? अति व्याप्ति। हाँ, ये तो बड़ा सरल सी बात है? किसी के बर्थडे का केक कट रहा और पूछोगे अरे वाह आज तुम्हारा बर्थडे है, ये वही बात हो गई। अति व्याप्ति की चर्चा चल रही है और एग्जाम्पल भी उसका दे रहे हैं, तो अरे वाह अति व्याप्ति। ऐसे से काम नहीं चलेगा है? बताओ, घटित करके बताओ, कौन बताएगा? थोड़ा पूछ लेने दो। चलो कहाँ गए? जल्पा भाभी बोलो चलो। सतपना तो अजीब में भी होता है ना? वेरी गुड, अजीब में भी होता है, सतपना तो सब में होता है। इसके लिए वो तो अगर सतपने के कारण जीवत्व माना जाए तो जगत में एक ही द्रव्य बचेगा, जीव। अजीव नाम का कोई द्रव्य ही नहीं होगा, पुद्गल नाम का कोई द्रव्य ही नहीं होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो बहुत बढ़िया, उत्तम। और इसमें एक्सरसाइज करने की जरूरत हो तो मैं बाद में एग्जाम्पल को दे दूंगा, जिससे आप लोग सब समझ लीजिएगा। अभी तो थोड़ा थोड़ा एक एक, अगर कोई तकलीफ हो तो पूछिएगा, नहीं तो बाद में फिर एग्जाम्पल आपको दे दूंगा। ठीक है, 2 हो गए। अब तीसरे नंबर का अपन ये समझते हैं। जैसे गाय का लक्षण सींग हुआ, अब देखो तीसरे नंबर का असंभव लक्षणाभास।
लक्ष्य में लक्षण की असंभवता को असंभव दोष कहते हैं। जो लक्षण लक्ष्य में हो ही नहीं और उस लक्षण को उससे कह देना, वो असंभव दोष है। जैसे एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है, मनुष्य का लक्षण सींग, सींग वाला मनुष्य होता है। अपन भले ही कह देते हैं कि हमारी लड़की तो गाय के जैसी है, अब वो गाय बोलेंगे तो सींग वाली तो आएगी ना, लेकिन उस समय लोगों का गायत्व दिखाई देता है, सिंगत्व नहीं दिखाई देता है। समझ आया कि नहीं? पुंछत्व नहीं दिखाई देता। तो जो लक्षण है ही नहीं उससे सहित कह देना, वो कहलाता है असंभव। एक क्या लिया, मनुष्य सींग वाला, फिर जीव का लक्षण रूप वाला, रूप वाला है सो जीव है, रूप वाला मतलब रूपाला, सुंदर, वो जीव। अब गजब बताओ, आप हम सब लोग जिस चीज को लेकर फूले नहीं समाते उसको जीव का कहना, ये जीव का असंभव दोष से कथन। विचार हो कि नहीं विचार है? बहुत सारी जगह आप ये उपयोग करोगे। आप बताओ, रसगुल्ले में सुख है, रसगुल्ला खाने पर मजा आता है, ये कौन से दोष से दूषित कथन है? असंभव दोष से दूषित कथन है। ये पिक्चर बड़ी जो मजेदार होती है वो पिक्चर होती है, जो आनंददायक होता है वो पिक्चर होती है। ये आनंद और पिक्चर ये विरोधी चीज है। पिक्चर में आनंद नहीं है, आईपीएल में आनंद नहीं है, टीवी में आनंद नहीं है, गॉसिप में आनंद नहीं है, सही। लेकिन हम उनमें आनंद मान रहे हैं। हम असंभव दोष का मतलब, ये उससे बड़ी भूल है कि जैसे कोई रेत से तेल निकाले तो कम बड़ी भूल कर रहा है, लेकिन पर में आनंद माने तो बड़ी भूल कर रहा है, उससे बड़ी भूल कर रहा है। क्योंकि रेत और तेल दोनों पुद्गल हैं, कदाचित रेत में से तेल निकल सकता है, एक जाति के हैं ना। लेकिन जीव और जड़ की तो जाति अलग अलग है, और जीव सुख का भरा हुआ है और जड़ में सुख नहीं है, तो भी हम जड़ के पास सुख के लिए जड़ के पास जा रहे हैं। ये असंभव काम है। अरे भाई, अगर ये संभव होता तो चक्रवर्तियों ने 6 खंड से सुख निकाल लिया होता, और तीर्थंकर फिर उसको छोड़ के आत्मा की आराधना में नहीं जाते। क्या कहें, इतना ऐसी सुंदर जिनवाणी मिलने के बावजूद भी आज भी व्यक्ति, हम जैसे सभी लोग सुन लेते हैं, लेकिन ये प्रतीति में नहीं करते। घर में पैसा पड़ा हो तो सुख की प्रतीति होती है, पैसे की कमी हो जाए तो निर्धनता दुख लगने लगता है। कोई काम करने पर 10, 50, 100, 200 रुपए बचा लिए तो ऐसा लगता है कि जैसे हम चक्रवर्ती बन गए, और किसी काम में 100, 250 रुपए चले गए और अपने को पता चल गया कि अपन क्षेत्र गए, उसको 300 में दी, वो वस्तु में 350 में दे दी, तो तुरंत दीनता का भाव आ जाता है। अरे क्या गया ना क्या आया। ये पर का अपने में असंभवपना है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम लोग 3 चीजों में फंसे हुए रहते हैं। किन में? एक तो पैसे को कमाने में, फिर कमाए हुए पैसे को बचाने में, फिर बचाए हुए पैसे को भोगने में। होता है कि नहीं होता? ईमानदारी से बताओ। अगर आप अपने जीवन का एक बहुत बड़ा पोर्शन काउंट करने जाएंगे तो आपको एक क्लियर हो जाएगा कि हम 3 चीजों में लगे हुए रहते हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले धन कमाने में। जेंट्स अगर धन कमाने में लगे हुए हैं तो माताएं बहनें धन बचाने में लगी हुई रहती हैं। मतलब तो पंडित जी बचाना नहीं चाहिए क्या? प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि धन से हटकर चैतन्य धन की तरफ कब आओगे। ये जैसी पक्की प्रतीति ये पैसा, ये सोना, ये चांदी, ये हीरे मोती में है, वैसी प्रतीति मेरी आत्मा में सुख है, इसमें क्यों नहीं? क्या कहें भाई, ऐसा लगता है कई बार आंखों के सामने मनुष्य पर्याय लुटी जा रही।
हमें खबर नहीं पड़ती, और इन 3 चीजों के चक्कर में पड़े हैं। किस किन 3 चीजों के? पहले नंबर कमाना, फिर बचाना, और कमाकर और बचाकर जो इकट्ठा कर लिया उसको भोगना। तो कमाना, बचाना और भोगना, इन तीनों के चक्कर में इसे लाए जीवन का कबाड़ा हो गया। इसीलिए चीज को थोड़ा समझना। अब ये चीजें मेरे अंदर में है कि नहीं है? तो बोलते असंभव है। कैसी है? असंभव। तो भी उनमें सुख मानना, उसमें आनंद मानना, ये कौन सा दोष होता है? असंभव दोष होता है। बराबर। 3 काल में पूरी वस्तु में उथल पुथल हो जाए तो भी इस धनादि बाह्य पर पदार्थों से ना कभी सुख मुझे हुआ है, ना होता है, और ना ही होगा। इसीलिए जीवन को धन से हटाकर चैतन्य धन की तरफ लेकर जाना। मध्यम वर्ग बहुत पिसता है इस चीज में। मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी समस्या है, इच्छा है बहुत ज्यादा और साधन है कम। इच्छा है बहुत ज्यादा और साधन है कम, तो हमेशा वो साधन बढ़ाने की तरफ फोकस करता रहता है। भगवान ने ये मार्ग नहीं बताया। बोले मध्यम वर्ग की पीड़ा तो रहने ही वाली है, सब पैसे का तो सोचना ही पड़ेगा। अरे भाई, हम पैसे का, हम भी मध्यम वर्गीय हैं, हमें भी पता है। दूसरा उपाय होगा हो ना। आप इच्छा बढ़ाने का उपाय कर रहे हो, साधन बढ़ाने का उपाय कर रहे हो, भगवान कहते इच्छा घटा दो। अगर बैलेंस करना है तो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? विचार करके देखो कि लोग कह रहे हैं साधन बढ़ा दें, और साधन बढ़ाने के लिए वो धन ज्यादा कमाता है, पैसा ज्यादा बचाता है भोगने के लिए। अब ये भगवान ये कह रहे कि अगर तेरे अंदर भोगने की इच्छा ही नहीं रहेगी ज्यादा, तो ना ज्यादा कमाने का प्रश्न आएगा, ना ज्यादा बचाने का प्रश्न आएगा। अरे सच में ये जो बचाने और कमाने का भाव है, लोभ और कंजूसी है। लोभी भी नरक में जाएगा और कंजूस भी नरक में जाएगा। एक धन के तीव्र आकर्षण के कारण नरक में जाएगा, और एक धन के इस रूप आकर्षण के कारण नरक में जाएगा। दोनों पर्यायवाची, लोभी, भोगी और कंजूस। अति भोगी भी नरक में जाता है, अति लोभी भी नरक में जाता है। बहुत कमाने का उपाय करने वाला भी नरक में जा रहा है, भोगने वाला भी नरक में जा रहा है, बचाने वाला भी नरक में जा रहा है। कौन है जो सदगति को पाएंगे? जिन्होंने अपने जीवन में धन को महत्ता नहीं दी, जिन्होंने अपने जीवन में चैतन्य परिणामों की महत्ता दी है, वो व्यक्ति स्वर्ग मोक्ष के अधिकारी होंगे। इसीलिए मैं बहुत विचार करके बातें कह रहा हूं। आपके जीवन में धन का पॉइंट ऑफ व्यू आने नहीं चाहिए। अरे रे, ये धन धन, अरे ठीक है, इच्छा कम करो तो जो भी है वो प्राप्त है, जो पर्याप्त है। जीने के लिए क्या चाहिए और बताओ। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए असंभव में सुख की संभावना खोजना ही मूर्खता है। जिस क्षण हम ये निर्णय कर लेंगे कि इस जगत में सुख अगर कहीं संभव है तो वह मात्र और मात्र मेरे में है, उसी क्षण मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि मैं और हम सभी लोग सारे जगत से आंखें मींद कर अपनी आत्मा पर दृष्टि करने लगेंगे। तब हम सही रास्ते पर आएंगे, और सही रास्ते पर आए तो पक्का है सुखी सुख हो गई।